So welcome back guys, this is Arhan Safi and you are watching the channel Pharma World। तो अब तक हमने क्या किया है, तुम्हारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद क्या किया हमने, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो अब तक हमने क्या है, सेल स्ट्रक्चर को कवर कर रहे थे। अब क्या है, हम सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेल जंक्शन से क्या है कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले यार मैं एक बात बता दूं कि स्ट्रॉन्गर द रूट्स स्वीटर विल बी द फ्रूट्स, यानी कि जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं उनके फल भी मीठे होते हैं। यानी कि तुम सोच लो यार कि बिल्कुल जो है हाई लेवल का ही पढ़ना है तो वो कुछ काम नहीं आने वाला। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक से लेके चलोगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चलोगे, तो जिसको बेसिक भी आता होगा ना तो वो हाई लेवल के क्वेश्चन को हिलाने की भी कैपेसिटी रखता है। इसलिए मैं जो है बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। तो जो है हर एक चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर जो है समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। और जो ना समझ में आया यार, कोई भी डाउट बने तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। और यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि यार वीडियो कैसी लगी और लाइक कर दिया करो। क्योंकि यार इससे क्या है, एक भी पॉजिटिव कमेंट दिखता है ना तो एक इस भाई के अंदर क्या है एनर्जी आ जाती है पढ़ाने की, है ना। भले ही जो है कितने ही नेगेटिव कमेंट हो, लेकिन उनमें भी एक पॉजिटिव कमेंट जो है काफ़ी होता है एक अगला लेक्चर जो है शूट करने के लिए, ठीक है ना। और जो है बिल्कुल एनर्जी के साथ। इसलिए बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट बने तो उसको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। किसी दिन जो है एक वीडियो में लाइव आके जो है डिस्कस कर लेंगे। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं सेल जंक्शन से। तो सेल जंक्शन क्या होता है, जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द सेल्स। इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द सेल्स। कहने का मतलब ये है, सेल्स आपस में मिल के क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है, यह हमें पता है ना। तो उन सेल्स के बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस होता है, यानी कि दो सेल्स के बीच में जो है कुछ स्पेस होता है और उनके बीच में कुछ जंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो जंक्शंस हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जो जंक्शंस हम पढ़ेंगे वो बेसिकली इंटर सेल्यूलर जंक्शन, यानी कि दो सेल के बीच के जंक्शन पढ़ेंगे। तो वो कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे हम, पहला पढ़ेंगे हम टाइट जंक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइट जंक्शन। पहला क्या पढ़ेंगे, टाइट जंक्शन। जैसा कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है, ऐसा जंक्शन जो सेल्स को बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखता है। यानी कि क्या करता है, ये ऐसा जंक्शन है जो सेल्स को बिल्कुल क्या पकड़ के रखता है, टाइटली। टाइटली का मतलब ये है, सेल्स के बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस ना के बराबर होगा। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होगा। यानी कि ये अगर कोई सब्सटेंस इस सेल में, तो इस सेल के अंदर ये सब्सटेंस लाना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। यानी कि एक सेल से दूसरी सेल तक किसी भी सब्सटेंस को ले जाना क्या है, बहुत भारी भरकम काम है। यानी कि ले जाना क्या है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सेल्स का जंक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा टाइट है। इसलिए नाम इंडिकेट कर रहा है टाइट जंक्शन। यानी कि सेल्स क्या है, बिल्कुल पास पास जुड़ी हुई है, बिल्कुल पास पास जुड़ी है। ऐसे समझ लो यार, सेल को बिल्कुल गोंद से क्या है, चिपका दिया है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसलिए टाइट जंक्शन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल्स में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है तुम्हारा, यानी कि टाइट जंक्शन में तुम डायरेक्ट क्या याद रख सकते हो, सिंपल सा वर्ड, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस की, है ना, सेल टू सेल। एक सेल से दूसरी सेल में कोई सब्सटेंस प्रिवेंट करता है उसकी एंट्री को। दूसरा जंक्शन क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा जंक्शन पढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ, दूसरा जंक्शन हम पढ़ेंगे अधेरेंस। दूसरा जंक्शन क्या पढ़ेंगे, अधेरिंग जंक्शन। क्या पढ़ेंगे, अधेरिंग जंक्शन। तो अधेरिंग का मतलब होता है कि सेल्स एक के ऊपर एक क्या होगी, ढहरी होगी। यानी कि एक के ऊपर क्या होगी, अधेड़ होगी। अधेड़ का मतलब होता है जैसे सैंडविच चिपका होता है ना, तुम्हारा जो सैंडविच होता है वो जो है एक दूसरे से जो है चिपका होता है। ऐसी सेल्स क्या होती हैं, आपस में अधेड़ होती हैं। सेल्स क्या होती हैं, आपस में अधेड़ होती हैं। यानी कि बीच में एक सीमेंटिंग वाली लेयर बन जाती है। बीच में क्या बन जाती है, एक सीमेंटिंग वाली लेयर बन जाती है, एक खिंचाव वाली लेयर बन जाती है, एक खिंचाव वाली लेयर। जैसे चिपचिपा सा जो है फील होता है, जैसे सैंडविच फील होता है ना, वैसे ही। तो अधेरेंस जंक्शन में क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर बनती है। अधेरेंस जंक्शन में क्या बनती है, सीमेंटिंग लेयर बनती है। जैसे सीमेंट चिपकता है ना, वैसे ही जो है सेल्स यहाँ पे चिपकती है। तो अधेरिंग जंक्शन में क्या याद रखना है कि सीमेंटिंग लेयर बन जाती है बिटवीन द सेल्स।
सीमेंटिंग लेयर बन जाती है बिटवीन द सेल्स। अब ये अधेरिंग जंक्शन जो है मेनली जो है दो टाइप का होता है। अधेरिंग जंक्शन क्या होता है, मेनली दो टाइप का होता है। अगर सेल्स बिल्कुल रेगुलर इंटर में जो है इंटरवल में चिपकती जा रही है और बेल्ट लाइक फैशन में चिपक रही है। कैसे, बेल्ट लाइक फैशन में, जैसे बेल्ट होती है। और एक हो सकता है कि अधेरिंग जंक्शन में जो है सेल्स जो है अधेड हो रखी है स्पोर्ट्स लाइक फॉर्म में, स्पोर्ट्स की फॉर्म में, यानी कि डॉट डॉट फॉर्म में, ठीक है ना। एक बेल्ट के फैशन में अधेड हो रही है यानी कि चिपक रही है सीमेंट की तरह, और एक स्पोर्ट की फॉर्म में हो रही है। तो इस अधेरिंग जंक्शन के भी नाम बदल जाता है। अगर वो बेल्ट की लाइक में फॉर्म हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अगर बेल्ट की लाइक में फॉर्म हो रही है तो उसे बोलते हैं जोनुला अधेरेंस। वहीं अगर स्पोर्ट लाइक होती है तो मैक्युला अधेरेंस। जोनुला अधेरेंस बेल्ट वाली को क्या बोलते हैं, जोनुला अधेरेंस, और स्पोर्ट वाली को क्या बोलते हैं, मैक्युला अधेरेंस, ठीक है। तो अधेरिंग जंक्शन में तुम्हें सिंपल क्या याद रखना है कि सेल जंक्शन ऐसा टाइप का होता है जिसमें सीमेंटिंग लेयर बनती है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल के ऊपर क्या होती है, अधेड हो जाती है। क्या हो जाती है, अधेड हो जाती है। और तीसरा जो तुम्हारा फाइनल जंक्शन है वो क्या होता है, एक हो गया टाइट जंक्शन, एक हो गया अधेरिंग जंक्शन, और लास्ट वन इज वर्ड गैप जंक्शन। सबसे लास्ट क्या होता है, गैप जंक्शन। जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है गैप होगा इसमें, यानी कि सेल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा। तो होता क्या है, दो सेल्स के बीच में अच्छा खासा इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, और ये जंक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक चैनल्स, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, यानी कि मेम्ब्रेन के आर पार कुछ चैनल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को, एनी सब्सटेंस। यानी कि इनका काम ही होता है एक सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल्स तक पहुंचाना। गैप जंक्शन का काम क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन्स पे चैनल्स होते हैं। गैप जंक्शन इसलिए क्योंकि इनके अंदर गैप्स होता है। गैप्स का कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक सेल से किसी भी सब्सटेंस को उठा के दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। तो समझ में आ गया। सेल जंक्शन क्या होता है, सेल जंक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल फॉर्मिंग टिश्यू के बीच में होता है, यानी कि सेल्स के इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में होता है। दिस जंक्शन आर प्रेजेंट एट वेरियस पॉइंट इन सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, सेल से सेल कॉन्टैक्ट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर देयर नंबर एंड सिग्निफिकेंस मोर इन एपिथेलियल टिश्यू। मेनली जो है ये सेल जंक्शन कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं। दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, यानी कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस तक एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने के लिए सेल जंक्शन ही काम करता है, ठीक है ना। क्रिएशन ऑफ पाथवे फॉर कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन कौन सा वाला जंक्शन करता है तुम्हारा, गैप जंक्शन करता है। कम्युनिकेशन वाला कौन सा है, गैप जंक्शन। एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी सेल तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, गैप जंक्शन। एंड डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ बॉडी, देखो अधेरिंग जंक्शन एक दूसरे के ऊपर जो सेल्स अधेड होती है तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देगी, लेकिन वही टाइट जंक्शन बिल्कुल टाइट अटैच होती है तो वो एक पर्टिकुलर शेप देगी बॉडी को। और तुम्हारा जो गैप जंक्शन है उसके अंदर जो है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होते हैं तो वो एक अलग शेप देगी। तो चैनल की वजह से शेप भी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। दे आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एंड डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूट एंड सेल फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर, ठीक है ना। यही है कि जो है सेल जंक्शन क्या करते हैं, संभालते हैं किस सब्सटेंस को अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। तो इंटरसेल्युलर जंक्शन यानी कि सेल के बीच का जंक्शन मेनली कितने टाइप का होता है, सेल जंक्शन 3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का दूसरा नाम याद रख लेना, जोना ओक्लूडेंस। क्या होता है, जोना ओक्लूडेंस। तो टाइट जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में यानी कि तुम्हारी स्किन में सबसे ज्यादा पाया जाता है टाइट जंक्शन। द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल आर जॉइंड एंड सील्ड, यहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल सील्ड पैकिंग हो जाती है, बिल्कुल टाइटली होते हैं ये, ठीक है ना। दिस जंक्शन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल इधर उधर नहीं जा सकता, कोई मैक्रोमोलिक्यूल बड़ा मोलिक्यूल नहीं जा सकता, कोई भी फ्लूइड इंटरसेल्युलर स्पेस में प्रेजेंट है वो एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा सकता, क्योंकि ये कौन सा जंक्शन है, टाइट जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है, टाइट जंक्शन। दूसरा नाम भी याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं, जोनुला ओक्लूडेंस, ठीक है ना। फिर क्या, अधेरिंग जंक्शन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि जंक्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अधेशन साइट होती है। स्ट्रॉन्ग अधेशन साइट का मतलब ये है जैसे सैंडविच चिपका होता है वैसे ये सेल्स भी क्या होती है, एक दूसरे से चिपकी होती है, सीमेंटिंग लेयर बनाती है। दिस जंक्शन प्ले अ प्राइमरी रोल इन प्रिवेंटिंग सेपरेशन ऑफ सेल, समझ रहे हो ना। यानी कि इनका प्राइमरी काम क्या होता है, प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ सेल का। बिल्कुल अलग अलग नहीं होती है, बिल्कुल अधेड होती है, सीमेंटिंग की तरह चिपकी हुई होती है। दिस जंक्शन आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कार्डियक मसल। देखो टाइट जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में मिलता था, अधेरिंग जंक्शन भी एपिथेलियल टिश्यू में मिलता है, लेकिन मेनली कहाँ पे मिलता है ये,
तुम्हारा कार्डियक मसल में, यानी कि जो तुम्हारा हार्ट की मसल्स होती है वहाँ पे मिलता है। इसको एग्जाम्पल को याद रखना, ठीक है ना। अधेरिंग जंक्शन मैंने बताया था, अगर बेल्ट लाइक फैशन में यानी कि बेल्ट की तरह बिल्कुल चिपकते चले जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जोनुलर एडहेरेंस बोलते हैं। भाई अगर स्कैटर्ड फॉर्म में चिपके हुए हैं, स्पॉट लाइक एडहेसिव जंक्शन है, तो उसे मैकुलर एडहेरेंस कहते हैं। तो नाम में वेरी याद रखना, ठीक है ना। और लास्ट जंक्शन की बात हमने करी थी गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का दूसरा नाम याद रख लेना, नेक्सस जंक्शन। क्या बोलते हैं, नेक्सस जंक्शन। दे इन्वॉल्व द क्लोज अधेरेंस ऑफ एडजॉइनिंग सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्लोज अधेरेंस पे होती है, लेकिन मेन काम क्या होता है, इन गैप जंक्शन चैनल आर फॉर्म्ड टू कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स। यानी कि दो सेल्स जो होती है उनकी ट्रांस मेम्ब्रेनल चैनल निकले होते हैं जो एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं। यानी कि एक सब्सटेंस को दूसरी सेल में पहुंचाया जा सकता है, या फिर एक सिग्नल को, कोई भी चाहे तुम्हारा जो है, दिस चैनल हैव लो रेजिस्टेंस देयरफॉर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल पे ले जाया जा सकता है, किसी भी चीज़ को एक सेल से दूसरे सेल पे ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये गैप जंक्शन है। यानी कि यहाँ पे ऐसे चैनल होते हैं जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बिटवीन एडजस्टिंग कार्डियक मसल, देखो ये भी याद रखना, गैप जंक्शन कार्डियक मसल में भी होती है। और कार्डियक मसल में देखो फायदा क्या होगा, कार्डियक मसल में ये फायदा होगा, जो तुम्हारा हार्ट होती है, कार्डियक मसल्स जो होती है उनके अंदर जो सेल्स होती है, उनके अंदर जो सेल्स होती है, तो क्या होता है कि जैसे ब्लड को ट्रांसफ़र करना होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, तो सिग्नल को भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है एक सेल से दूसरी सेल में। तो सिग्नल भी बिल्कुल तेज ट्रांसफर होने चाहिए। अगर सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ब्लड भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, उनमें गैप जंक्शन पाया जाता है। गैप जंक्शन इसीलिए पाया जाता है क्योंकि गैप जंक्शन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, चाहे तुम्हारा सब्सटेंस हो या सिग्नल हो। तो यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल पहुंचाया जा सकता है, किसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। क्योंकि गैप जंक्शन पे ऐसे चैनल्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, इजीली इलेक्ट्रिकल सामने बिटवीन द सेल स्मूथ मसल, चाहे तुम्हारी कार्डियक मसल हो या स्मूथ मसल हो, उन पे कोई भी इलेक्ट्रिकल अगर सिग्नल पहुंचाना है तो वो कौन पहुंचा सकता है, वो सेल्स पहुंचा सकते हैं जिनके बीच में क्या हो, अच्छा खासा कनेक्शन हो, यानी कि गैप जंक्शन वाले क्या हो, तुम्हारे चैनल्स हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है कि सेल जंक्शन क्या होता है, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस के बीच में जो जंक्शंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन बोलते हैं। पहला था टाइट जंक्शन, बिल्कुल किसी भी सब्सटेंस की एंट्री नहीं होने देगा एक सेल से दूसरे सेल में। दूसरा क्या था, अधरेंस जंक्शन। अधरेंस जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग लेयर बनाता है। अगर बेल्ट लाइक फैशन में बनाएगा तो उसे जोनुलर एडहेरेंस कहेंगे, अगर स्पॉट लाइक फैशन में बनाएगा तो उसे मैकुलर एडहेरेंस कहेंगे। फिर लास्ट वाला क्या, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में होता है फायदा है, क्या फायदा होता है कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। क्यों कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, स्पेशल चैनल्स होते हैं जो एक सेल के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। याद हो गया, ठीक है। यानी कि आई होप सबको जो है सेल जंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो इसको एक ही बार में समझना। क्या बात करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट की। क्या बात करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट की। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो तरह का होता है। एक क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करे, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस को, मटेरियल को, चाहे वो तुम्हारा पोलर मटेरियल हो, नॉन पोलर हो, यानी कि कोई भी तुम्हारा जो है लिपिड सोल्यूबल मटेरियल हो या कोई आयन हो, उसको एक सेल की मेम्ब्रेन से दूसरी सेल की मेम्ब्रेन तक पहुंचाने, इस क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। अब ये दो तरीके से पॉसिबल है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस दो तरीके से पॉसिबल है, या तो पैसिवली पहुंचाया जाए या एक्टिवली। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है पैसिव, यानी कि यहाँ पे किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है एक्टिव, एक्टिव यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये याद रखना कि पैसिव ट्रांसफर भी दो तरह का होता है, एक तो सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है, फैसिलिटेटेड। तो सिंपल ट्रांसफर डिफ्यूजन और दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेटेड। तो ये किसके अंदर आते हैं, पैसिव के अंदर आते हैं। और एक्टिव मतलब उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। अब फर्क देखो, इतना तो समझ में आ गया कि पैसिव में क्या होगी, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, यानी कि एटीपी नहीं चाहिए। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, यानी कि वो किस फॉर्म में मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अब पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन तो समझना, मान लो मैंने ये एक सेल बना ली,
और ये दूसरी सेल बना ली, ठीक है ना। ये एक सेल बना ली, ये दूसरी सेल बना ली, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, इसके बीच में क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, ठीक है। तो मान लिया मैंने इस इंटरसेल्यूलर स्पेस के बीच में जो है बहुत सारा क्या है, मटेरियल है, उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट करना है इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है कि जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है मेनली, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या होता है मेनली, अंदर जो होती है क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, जो कि क्या होती है, नॉन पोलर होती है, जो कि क्या होती है, नॉन पोलर होती है। यानी कि ये सब्सटेंस अगर लिपिड सोल्यूबल है, ये सब्सटेंस क्या है, लिपिड सोल्यूबल है या फिर नॉन पोलर है, तो वो तो क्या होगा, इस फॉस्फोलिपिड में घुल के आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस टाइप के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। अब मान लेते हैं ये सब्सटेंस लिपिड सोल्यूबल ना होके, यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंस ना होके कोई पोलर सब्सटेंस यानी कि कोई आयन होता, कोई पोलर सब्सटेंस यानी कि कोई आयन होता, जैसे कौन, मान लिया मैंने आयन है Na+, कोई आयन है Na+, ठीक है ना। तो मान लिया इस Na+ की कंसंट्रेशन बाहर तो ज़्यादा है और अंदर क्या है, कम है, बाहर तो ज़्यादा है और अंदर कम है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ तुम्हारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से। तो मैंने बोला कि Na+ की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर बिल्कुल कम है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि Na+ बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर Na+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है। लेकिन ये Na+ जो है इस लिपिड सोल्यूबल के अंदर नहीं है, यानी कि घुल के तो नहीं जा सकता। तो मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, बताया था ना, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन, इनकी हमने बात की थी। तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, प्रोटीन कैरियर बोलते हैं, प्रोटीन कैरियर बोलते हैं। देखो प्रोटीन से बने इसलिए प्रोटीन कैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक कैरियर की तरह काम करता है, यानी कि बाहर जो तुम्हारा Na+ है ना, यानी कि जो आयन है उसको अंदर तक ये कैरियर लेके जाएगा, यानी कि जो आयन्स है वो कैरियर के अंदर फंसेंगे और ये कैरियर क्या कर देगा, अंदर छोड़ देगा उन आयन को। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, सिंपल डिफ्यूजन में तो क्या होता है, बाहर सेल के बाहर की कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा थी, तो हाई कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन हो गया। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, नॉन पोलर चीज़ें जाती हैं, यानी कि लिपिड सोल्यूबल जो मेम्ब्रेन के अंदर घुल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। फैसिलिटेटेड भी वही चीज़ है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सब्सटेंस ट्रांसफर होगा, लेकिन फ़र्क इतना सा आ जाएगा कि लिपिड के अंदर कोई भी चीज़ घुल के नहीं जाएगी, यानी कि नॉन पोलर चीज़ें नहीं जाएंगी, यहाँ पे पोलर आयंस जाएंगे। क्या जाएंगे, पोलर आयंस। तो आयंस चाहे तुम्हारे Na+, Cl- ये जो आयंस होते हैं, ये जो है तुम्हारी मेम्ब्रेन के अंदर घुल के नहीं जा सकते, क्योंकि ये पोलर चीज़ है, ये क्या है, पोलर चीज़ है, फॉस्फोलिपिड में घुल के नहीं जा सकते। इसलिए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर स्पेशल प्रोटीन के कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं, जो चैनल ट्रांसफर करते हैं इन सब्सटेंस को, हेल्प करते हैं इधर से उधर ट्रांसफर करने में। तो प्रोटीन कैरियर क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है, नहीं पड़ेगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन कैरियर की, चैनल कैरियर की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाँ होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब लास्ट बता है तुम्हारा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बचा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और मान लिया मैंने Na+ की जो कंसंट्रेशन मैंने बाहर मानी थी ज़्यादा थी, अब मैं मान लिया कि बाहर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, बाहर क्या है, कंसंट्रेशन कम है, और अंदर जो Na+ है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखो अब सेल के बाहर की कंसंट्रेशन ऑफ Na+, यानी कि जो आयन सेल के बाहर है उसकी कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज़्यादा है, लेकिन सेल तब भी चाहती है कि बाहर का सोडियम प्लस जो कम कंसंट्रेशन में है वो अंदर आए, जो कम कंसंट्रेशन में है वो अंदर आए। तो सेल मेम्ब्रेन तो बोलेगी ठीक है, मेरे पास प्रोटीन कैरियर चैनल तो है, मैं उसको खींच तो लूंगी, लेकिन सेल से वो प्रोटीन कैरियर चैनल बोलेगा क्या तू मुझे एनर्जी दे सकता है इतनी कि जो बाहर जो तुम्हारा Na+ प्रेजेंट है मैं उसको खींच सकूं। तो ठीक है, सेल बोलते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बनती है, ठीक है सेल मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन कैरियर चैनल, तू एक ATP पकड़ और उस Na+ को अंदर खींच ले। तो सिंपल सी बात क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में
लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ट्रांसफर होती है। यानी कि जो भी तुम्हारे आयंस वायंस है उनका जो ट्रांसफर होता है वो लो कंसंट्रेशन से किस तरफ होता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब हाई से लो तो कोई भी चीज जा सकती है, यानी कि पहाड़ से कोई जो है सब्सटेंस को नीचे गिराना है या पानी को नीचे गिराना है वो तो गिर सकता है, लेकिन नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाना तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा ताकि पानी जो है ऊपर पहाड़ तक पहुंच पाए। इसीलिए क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन कैरियर होता है, चैनल होता है, वो बोलता है ठीक है मैं लो कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन की तरफ तो खींच लूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या तुम्हारे पास एटीपी का सिक्का है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं जो मुझे दे दे और मैं लो कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स को खींच लूँ। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारे पास एटीपी यानी कि एनर्जी है तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वही अक्रॉस द मेम्ब्रेन तुम्हारा जो है ट्रांसपोर्ट होता है, तुम पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा, एक बार रीड कर लेना सब समझ में आएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लेना, ठीक है ना। पैसिव में मैंने तुम्हें बता दिया एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी, है ना। ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी, लेकिन इसमें प्रोटीन कैरियर चैनल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें प्रोटीन कैरियर चैनल की जरूरत पड़ती है। फिर मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तुम्हारी बात की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सब्सटेंस ट्रांसफर होता है। तुम एक बार पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने बात की कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन्स कौन होते हैं, जो तुम्हारे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं जो सब्सटेंस को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। फिर मैंने बताया ये सिंपल डिफ्यूजन में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, फैसिलिटेटेड में जरूरत पड़ती है और कहाँ पे पड़ती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तब जो है कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि वो चैनल जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, तो वो ट्रांसफर जो करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। इसी बेसिस पे कैरियर प्रोटीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में। कैरियर प्रोटीन कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। सबसे पहला क्या आता है तुम्हारा, सबसे पहला है तुम्हारा यूनिपोर्ट। सबसे पहला क्या है तुम्हारा, यूनिपोर्ट। तो वर्ड से ही समझना, पोर्ट मतलब होता है ट्रांसफर, यूनि मतलब एक। कहने का मतलब ये, मान लो तुम्हारी ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में तुम्हारा क्या है, ये प्रोटीन का कैरियर यानी कि वो प्रोटीन का चैनल है, ठीक है ना। और कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे तुम्हारा मान लो बाहर रखा है, इस सब्सटेंस को सेल के अंदर ले जाना है, इस सब्सटेंस को सेल के अंदर ले जाना है, तो ये प्रोटीन कैरियर इसको ट्रांसफर करेगा सेल के अंदर, ठीक है ना। तो अगर एक सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, यूनिपोर्ट बोल देंगे। सिंपल सी बात है, किसी भी सिंगल सब्सटेंस का ट्रांसफर चाहे सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, चाहे सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, लेकिन सिर्फ एक सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट बोलते हैं। दूसरा क्या आता है तुम्हारा, सिम्पोर्ट। दूसरा क्या होता है, सिम्पोर्ट। पोर्ट मतलब ट्रांसफर, सिम मतलब होता है सेम डायरेक्शन में। सिम मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारी वही सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है और उसके अंदर प्रोटीन का चैनल लगा हुआ है। और मान लो एक सब्सटेंस ये है और एक और सब्सटेंस है, यानी कि दो सब्सटेंस का ट्रांसफर या दो से ज्यादा सब्सटेंस का ट्रांसफर सिंपल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट बोलते हैं। चाहे वो सेल के अंदर जा रहे हो चाहे सेल के बाहर आ रहे हो, चाहे वो सेल के अंदर जा रहे हो या सेल के बाहर आ रहे हो बाय द प्रोटीन कैरियर, तो उसे क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। लास्ट क्या होता है तुम्हारा, एंटीपोर्ट। लास्ट क्या होता है तुम्हारा, एंटीपोर्ट। तो पोर्ट मतलब ट्रांसफर, एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वही तुम्हारी सेल है और उसके पास क्या है तुम्हारा प्रोटीन का चैनल है, यानी कि कैरियर प्रोटीन है जो ट्रांसफर करेगा सब्सटेंस का। तो मान लो एक सब्सटेंस को क्या किया जा रहा है, अंदर लिया जा रहा है, एक ट्रांसफर को क्या किया जा रहा है, अंदर लिया जा रहा है, वहीं दूसरे सब्सटेंस को क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। तो डायरेक्शन देखो, एक सब्सटेंस अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक सब्सटेंस बाहर जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट ट्रांसफर हो गया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। यूनिपोर्ट में किसी से कोई मतलब नहीं है, सिंपल एक सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है। सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। एंटीपोर्ट में क्या हो रहा है, सब्सटेंसेस का ट्रांसफर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एक अंदर जा रहा है तो दूसरा सेल के बाहर आ रहा है। समझ में आ गया होगा सबको, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, यूनिपोर्टर समझ में आ गया, वो कैरियर प्रोटीन जिनमें सिर्फ एक सब्सटेंस का क्या, ओनली वन सब्सटेंस का क्या हो ट्रांसफर हो, उसे क्या बोलते हैं, यूनिपोर्टर। सिम्पोर्टर या को ट्रांसपोर्टर, यानी कि जिसमें ट्रांसपोर्ट हो मोर देन वन सब्सटेंस
एक ही डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर क्या होता है, तुम्हारा कैरियर प्रोटीन क्या करता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज का मतलब होता है एक सेल के अंदर जा रहा होगा तो दूसरा सेल के बाहर जा रहा होगा। अब तुम्हें क्या एग्जांपल याद रखना है, यूनिपोर्टर का क्या होता है, ग्लूट होता है, यानी कि ग्लूकोज के लिए जो प्रोटीन का चैनल होता है वो क्या करता है, या तो ग्लूकोज को सिर्फ अंदर भेजेगा या ग्लूकोज को सिर्फ बाहर भेजेगा। तो ग्लूट रिसेप्टर क्या होता है, यूनिपोर्टर होता है। सिम्पोर्टर में तुम्हें याद रखना है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यानी कि SGLT, जो तुम्हारे रेनल ट्यूब्यूल यानी कि किडनी के ट्यूब्यूल और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होता है। यानी कि मान लो इंटेस्टाइन में जो है अगर सोडियम प्लस को Na+ को जो है एब्जॉर्ब करना होता है, तो सोडियम प्लस को एब्जॉर्ब करते करते साथ में ग्लूकोज भी आ जाता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा प्रोटीन का कैरियर है, ये सोडियम प्लस को ले रहा था अंदर, तो इसके साथ में ग्लूकोज भी आ जाता है, तो सेम डायरेक्शन में आ गया। इसलिए क्या करता है, इस प्रोटीन चैनल को क्या बोलते हैं, सिम्पोर्टर बोलते हैं। इस SGLT को क्या बोलते हैं, सिम्पोर्टर बोलते हैं, ठीक है ना। एंटीपोर्टर वही अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे Na+, K+, ATPase पंप याद रख लेना। Na+, K+ पंप याद रखना, कहने का मतलब ये है अगर Na+ सेल के अंदर जा रहा होता है तो K+ सेल के बाहर आ रहा होता है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है सोडियम पोटेशियम पंप में, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीपोर्टर बोलते हैं। समझ में आ गया सबको, सिंपल था। अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सो मतलब होता है बाहर, साइटोसिस मतलब होता है सेल के बाहर, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंटेंट का सेल के बाहर रिलीज कर देना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। सिंपल सी बात थी। अगला क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर, यानी कि इट इज द रिवर्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर लिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब एंडोसाइटोसिस कितने तरह का है, 3 तरह का है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो इसको जो है एक एक करके समझना है, इसको क्या है एक एक करके समझना है। तो इसको रब कर देते हैं, फिर जो आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट काफ़ी है इतना। अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। मैंने बोला, क्या बोला, एंडोसाइटोसिस। तो एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर, यानी किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर लेना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। मान लो तुम्हारी सेल है तो कोई भी सब्सटेंस है उसको सेल के अंदर लेना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। तो समझना ये होता कैसे, पॉसिबल कैसे। तुम्हें पता है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लचीली होती है। तो कोई भी सब्सटेंस जब यहाँ तक आता है तो सेल मेम्ब्रेन टूटती है और उस सब्सटेंस को घेर के एक वेसिकल बना के अंदर ट्रांसफर कर देती है। उस सब्सटेंस को घेरती है सेल मेम्ब्रेन, और वहां से सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है और उस सब्सटेंस को घेर के वेसिकल की फॉर्म में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन उस सब्सटेंस को घेर के अंदर वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसफर कर देती है। इसी को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब फैगोसाइटोसिस, पहला इसका टाइप क्या था, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है निगलना। फैगो मतलब फूड का निगलना, फैगो मतलब फूड का निगलना, यानी कि अगर वो सब्सटेंस जिसको सेल मेम्ब्रेन ने जो है निगला है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ने वेसिकल की फॉर्म में अंदर भेजा है, अगर वो फूड है, अगर वो खाना पीना है, तो उसे क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। पहला क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस। दूसरा क्या था, पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस को कैसे याद रखोगे, पीनो से पीना याद रख लेना। क्या पीते हैं हम, लिक्विड, पानी। तो कोई भी अगर लिक्विड सब्सटेंस का ट्रांसफर जो है अंदर हो रहा है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस का ट्रांसफर अंदर हो रहा है, यानी कि जो तुम्हारी मेम्ब्रेन टूट के अगर कोई पानी वानी या लिक्विड सब्सटेंस को जो है वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर भेज रही है, तो उस एंडोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। समझ में आ गया, सिंपल था। तीसरा क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब तुम्हें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स रहते हैं। तो मान लिया कि हमने जो है कोई एक दवाई खाई, तो वो दवाई मान लो हमने जो है क्या ली, पर्टिकुलरली जो है स्टोमक के ले ली, अपने पेट के ले ली, तो वो जो है वो दवाई कहाँ पे जाके एक्ट करेगी, स्टोमक के रिसेप्टर्स पे, यानी कि स्टोमक की सेल्स के रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगी। तो वो कहाँ जाएगी, स्टोमक पे जाएगी। स्टोमक के अंदर जो भी सेल की मेम्ब्रेन होगी उस रिसेप्टर पे जाके बोलेगी कि मुझे अंदर आना है। तो वो रिसेप्टर देखेगा, हाँ ये तो अपना ही जाना पहचाना भाई है, तो वो रिसेप्टर क्या करेगा, उसको जो है समझ लेगा और क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, यानी कि अंदर को खींच लेगा। तब फिर मेम्ब्रेन टूट जाएगी और उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेगी, अंदर भेज देगी। तो ये रिसेप्टर की हेल्प से हुआ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। वो एंडोसाइटोसिस या वो इनगल्फिंग या वो सब्सटेंस का अंदर लेना जो रिसेप्टर की हेल्प से हुआ, उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर
मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। बात समझ में आ गई, सिंपल सा था, ठीक है ना, समझ में आ गई, ठीक है। और लास्ट क्या, फिल्ट्रेशन। यार फिल्ट्रेशन मतलब सिंपल होता है कि तुम्हें पता है सेल्स के अंदर जो भी सब्सटेंस जो है चाहिए तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है, जिसको नहीं चाहिए वो फिल्टर नहीं किया। जैसे जैसे तुम्हारी किडनी हो गई, किडनी में कोई भी सब्सटेंस चाहिए होता है तो उसको वापस ब्लड में ले लिया जाता है, बाकी जो भी फिल्टर करे वो वापस भेज दिया जाता है। ये तो तुम पढ़ लोगे, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे अगली क्लास में, बात करेंगे सेल साइकिल की, अगली क्लास में बात करेंगे सेल साइकिल की। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, ठीक है, पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट।